अब देखते हैं अपन एक नया सेक्शन 35 AD, और ये भी बड़ा काम का है। ये स्पेसिफाइड बिजनेसेस को लगता है। स्पेसिफाइड बिजनेसेस क्या है ये अपन नीचे देखेंगे, और इसका एडवांटेज क्या है इस सेक्शन का, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक साल में अलाउ हो जाता है, इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बस यही एडवांटेज है इसका। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहते हैं ऑन एसेट्स। अगर 15% रेट है तो 15 करके अमोर्टाइज वे में आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड टू यू इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, दैट इज ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो इस एडवांटेज क्या है? टैक्स सेविंग बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बस उतना ही एडवांटेज है, टैक्स सेविंग बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहां पे 100% पहले साल में है, वरना डेप्रिसिएशन तो आपको मिलना ही था। तो 100% डिडक्शन तो डेप्रिसिएशन में भी है, लेकिन वो एक साल में नहीं है, बहुत सालों में। सो यू सेव टैक्स ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पर क्या है? यू सेव टैक्स इन द फर्स्ट ईयर। सो टैक्स सेविंग इन द फर्स्ट ईयर इज बेनिफिशियल, क्योंकि अगर इसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपेयर करेंगे तो कम आएगा एज कंपेयर टू दिस। पहले साल में फुल टैक्स सेविंग 30%, या 10 साल में 30% टैक्स सेविंग, तो ये बेनिफिशियल है ना। बस उतना ही एडवांटेज है इस सेक्शन का, बाकी कुछ नहीं है। सो लेट्स सी क्या कहता है सेक्शन। 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। लेकिन उसमें भी कुछ इनएलिजिबल एक्सपेंसेस है। क्या है देखते हैं। पहला जो है वो है कि अगर अपन कोई एसेट लाते हैं खरीद के, और उसका जो पेमेंट है इन अ डे टू अ पर्सन, वो अगर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ना करके कोई और मेथड से करते हैं, नॉर्मली उसको अपन कैश पेमेंट बोलते हैं। कैश पेमेंट, बेरर चेक वगैरह से अगर आप देंगे 10,000 से ऊपर इन अ डे टू अ पर्सन, देन दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। ठीक है, तो यहां पे भी वही फंडा है कि 10,000 रुपए से अगर ऊपर का एक्सपेंडिचर है और उसका अगर सिंगल पेमेंट आप करने वाले हो, तो आप अकाउंट पे चेक से करो, डिमांड ड्राफ्ट से करो, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, वरना वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो वो फर्स्ट पॉइंट है। डेप्रिसिएशन में भी हमने इसको स्टडी किया था सेम। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लैंड का खर्चा यहां डिडक्शन नहीं मिलेगा, गुडविल परचेस किया किसी कंपनी का वो भी नहीं मिलेगा, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि शेयर, सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया, वो क्वालिफाई नहीं होगा। तो फिर क्या क्वालिफाई होगा? प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाई होगा, फर्नीचर क्वालिफाई होगा, बिल्डिंग क्वालिफाई होगी, ये सब क्वालिफाई होंगे। ओके, और ये आपको समझ में आ गया ना 10,000 रुपए वाला। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ डे। ये मैं देखो डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि डेप्रिसिएशन में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, कोई अगर ये लेक्चर पहले देख रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं देखा, तो फिर शायद उसको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये सिंपल है, सब जानते हैं, प्रैक्टिकल में तो सबने देखा ही है इसको। टू अ पर्सन इन अ डे यानी वन डे वन पर्सन, और सिंगल पेमेंट करो या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, सुबह थोड़ा, फिर थोड़ा दोपहर में, फिर थोड़ा शाम में, फिर थोड़ा शाम में, फिर थोड़ा रात को, तो सबको एग्रीगेट करेंगे। और अगर वो एग्रीगेट या सिंगल इन अ डे टू अ पर्सन 10,000 से ऊपर जा रहा है, और वो अगर आप कैश में करेंगे, तो फिर वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। बेरर चेक से करेंगे तो भी डिस्क्वालीफाई होगा। करना कैसे है? अकाउंट पे ही चेक से, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, यानी इंटरनेट बैंकिंग। गुड। फिर देखो,
कौन से बिजनेसेस इसमें क्वालिफाई होते हैं वो अपन देखते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या क्या आता है। और उसके साथ में ये जो कॉलम दिया है उसमें कमेंसमेंट डेट दिया रहता है कि कब ये बिजनेस आपका कमेंस होना चाहिए, व्हेन शुड इट कमेंस, ऑन और आफ्टर विच डेट। तो ये क्वालिफाइंग बिजनेस कहलाएगा अगर ये इस डेट के बाद कमेंस करेंगे तो। अगर उसके पहले से पुराना बिजनेस है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं होता। जैसे देखो, ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, यानी कोल्ड स्टोरेजेस के चेन बनाना है, एक अकेला कोल्ड स्टोरेज नहीं, यहाँ भी है, उस सिटी में भी है, उस सिटी में भी है, मल्टीपल सिटीज में अपने कोल्ड स्टोरेजेस होने चाहिए। और उसके जो कनेक्शन लाइंस है जैसे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, वो भी कोल्ड स्टोरेज वाले अपने पास होने चाहिए, तो उसको कोल्ड चेन फैसिलिटी कहते हैं। 1409 के बाद आपको बिजनेस कमेंस करने का है। देन वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल वेयरहाउसेस इन शॉर्ट, वो भी 1409 के बाद कमेंस करना है। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट 1411 के बाद। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर 1411 के बाद। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी कि जो गरीबों के लिए घर कंस्ट्रक्ट करने हैं और फिर गरीबों को बेचना है। फिर हॉस्पिटल 100 बेड और मोर, बड़ा हॉस्पिटल चाहिए 1410 के बाद। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर ऑयल एंड गैस, रिलायंस वगैरह के लिए है, 147 के बाद चालू होना चाहिए। होटल 2 स्टार एंड अबव 1410 के बाद। स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, स्लम रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे पुराने स्लम्स है उसको हटा करके स्कीम बनाओ, उसमें कुछ फ्लैट्स तो स्लम वालों को देने पड़ते हैं जो पहले वहां थे और बाकी आप बेच सकते हो 1410 के बाद। ये सब में कुछ ये नाम आपको याद रखने हैं। देन इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी जो कस्टम्स में आता है, इनलैंड कंटेनर डिपोज और कंटेनर फ्रेट स्टेशंस नोटिफाइड और अप्रूव्ड अंडर द कस्टम्स एक्ट 1412 के बाद। ये थोड़ा सा समझा दूं, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। ये क्या होता है कि ये अपना पोर्ट है जहां से गुड्स एक्सपोर्ट होंगे और ये अपना फैक्ट्री है, इंटीरियर में है। तो फैक्ट्री मान लो कि अपना नागपुर में है और अपन मुंबई पोर्ट से गुड्स को एक्सपोर्ट करवाएंगे या इंपोर्ट, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां से होता है। तो हर बार हमको यहां जाना है, सपोज हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, सो एवरी टाइम अ कंसाइनमेंट कम्स वी हैव टू गो टू मुंबई एंड डू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंपोर्ट। अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्या आता है उसमें, वो कस्टम्स में आप पढ़ेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन करो, फिर वहां से क्लियर करो, फिर गुड्स को लेके आओ नागपुर। कितना आना जाने में खर्चा होगा, सब प्रॉब्लम्स होंगे, टाइम लैप्स होगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि इंटीरियर्स में, इंडिया के इंटीरियर्स में भी ये आईसीडीज डेवलप करता है। तो नागपुर में भी एक आईसीडी है, इनलैंड कंटेनर डिपो उसको कहते हैं। तो क्या होगा कि यहां जब शिप से न्यूयॉर्क से गुड्स मुंबई में आएंगे तो वहां से अपन कंटेनर में डाल के, कंटेनर के साथ ही आता है, उसको रेलवे में डाल के आईसीडी में लेके आ जाएंगे। ये हम नहीं लाते, जो रेलवे से वही लेके आएंगे और आईसीडी में कंटेनर पहुंच जाएगा। फिर हम यहां से आईसीडी में जाएंगे और जो भी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हमको करना है और इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करना है वो यहां पे करेंगे और करने के बाद गुड्स को क्लियर कर लेंगे। सिमिलरली फॉर एक्सपोर्ट, वी डोंट हैव टू गो टू द पोर्ट, वी कैन एक्सपोर्ट थ्रू आईसीडी इटसेल्फ। सारे डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट वगैरह आईसीडी पे करवा लेंगे। तो ऐसे ही आईसीडीज ओपन होते हैं। अब ये आईसीडीज पहले गवर्नमेंट ओन जो अंडरटेकिंग्स थे वो चलाते थे, अब उसको प्राइवेटाइज भी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट कंपनीज भी आईसीडीज स्टार्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स कस्टम्स डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का ही रहेगा लेकिन जो बिजनेस है वहां गुड्स को रखना, वहां से क्लियर करवाना, ये प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये बिजनेस चालू करते हो आईसीडी का, या कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी उसको कहते हैं, तो ये अगर आप बिजनेस चालू करते हो तो आपको डिडक्शन अवेलेबल है। 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन पहले साल में आपको मिल जाएगा। कंटेनर फ्रेट स्टेशन जो है वो पोर्ट के पास में रहता है और आईसीडीज जो है वो इंटीरियर्स में रहते हैं। पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पे है,
नागपुर में है, भोपाल में है, दिल्ली में है, बहुत सारी जगह पे है। फिर उसके बाद का बिजनेस तो बढ़िया है बी कीपिंग, हनी प्रोडक्शन में बी कीपिंग, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी और बी वैक्स। 1412 से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस। इन्हें 1412 के बाद आपने चालू करने का है इन ऑर्डर टू गेट द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। देन वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, खास शुगर के लिए वेयरहाउसिंग करो। अब एक वेयरहाउस अपन ने ऊपर में देखा, लेकिन वो किसके लिए था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए था। तो सवाल ये पैदा होता है कि शुगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है क्या? तो आंसर है नो, शुगर इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसलिए शुगर के जो वेयरहाउसेस होते हैं उसके लिए अलग से क्लॉज डाला गया है, वेयरहाउसिंग फॉर शुगर। तो आप वेयरहाउस अगर शुगर केन के लिए करते हो, शुगर केन वहां स्टोर होता है, तो वो तो पहले क्लॉज में आ जाएगा, ऑल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसमें वेजिटेबल्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे एंड एवरीथिंग। और ये अलग से, शुगर इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, शुगर इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, शुगर इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, लेकिन उसके लिए भी यहां पे क्लॉज इंसर्टेड है। इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको बताऊं तो क्या है कि शरद पवार जी जब थे, कांग्रेस का जमाना था, तो मिस्टर शरद पवार वाज द डिफेंस मिनिस्टर थे और चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कुछ तो भी लगाया होगा इसमें डेफिनेटली, तो ये फिर इंसर्ट हुआ था, बिकॉज ही इज अ शुगर किंग, ऑल ऑफ यू नो मिस्टर शरद पवार ऑफ एनसीपी। तो उनके कहने पर, उनके रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंट आया था उस जमाने में, 2012 में। Then laying and operating a slurry pipeline for transportation of iron ore, आयरन ओर के सप्लाई के लिए एक स्लरी पाइपलाइन करके रहता है, टेक्निकल वर्ड है, इट्स अ पाइपलाइन विच कैरीज द आयरन ओर। तो वो बिजनेस अगर आप करते हो, लेइंग एंड ऑपरेटिंग दिस पाइपलाइन, तो 1414 से आपको डिडक्शन मिलेगा। देन सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच इज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी, 1414 से ये भी बिजनेस आया था। यानी चिप्स, कंप्यूटर चिप्स, हाँ, आलू चिप्स नहीं, जो कंप्यूटर चिप्स आती हैं जो अपने मोबाइल फोन में हर जगह रहती है, मदरबोर्ड्स, तो वो उसको सेमीकंडक्टर चिप्स कहते हैं। तो उसका यूनिट डालो आप, चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया में बहुत कम होता है अभी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये आया था पॉइंट, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप इंडिया में चालू करो। और फिर आखिरी में एक पॉइंट है जो 1417 से चालू हुआ है, इस साल से 1718 से, एंड दैट इज डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, अच्छा सॉरी उसको अच्छे से अंडरलाइन करो, डेवलपिंग, पहला पॉइंट है डेवलपिंग, दूसरा है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, और तीसरा है डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये जो क्लॉज है इसको पहले ATIA में कवर्ड था, ये चैप्टर 6A में कवर्ड था ये वाला बिजनेस, और वहां पे 100% डिडक्शन हुआ करता था, 100% प्रॉफिट्स वर अलाउड इज डिडक्शन फॉर 10 years। अब उसको वहां से हटा करके 1417 से उसको वहां से हटा दिया है और यहां पे उसको इंसर्ट किया है। तो 1417 के बाद जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करेंगे उसको चालू करेंगे, इधर डेवलपिंग, सिर्फ डेवलप करो, या फिर सिर्फ ऑपरेट एंड मेंटेन करो, यानी आप डेवलप नहीं करेंगे, किसी ने डेवलप कर लिया, आप उसको सिर्फ ऑपरेट एंड मेंटेन करेंगे। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइक एक एग्जांपल से लेके चलता हूं, जैसे रोड, आजकल हाईवेज बन रहे हर जगह, तो हमें गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर डेवलपिंग द हाईवे, तो अपन किस में आए? डेवलपिंग बिजनेस में आए, वी विल मेक कंस्ट्रक्ट हाईवेज। फिर हमने तो कंस्ट्रक्ट कर दिया, गवर्नमेंट से पैसा लिया, हम निकल गए। फिर गवर्नमेंट दूसरे एक पार्टी को अपॉइंट करेगा, उसको कहेगा भैया इसको ऑपरेट भी करो, रोड तो बना दिया, इसको ऑपरेट मेंटेन भी करना पड़ेगा ना, गड्ढे भरने पड़ेंगे बाद में इंडिया के रोड है, गड्ढे तो होने ही वाले। तो एक दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो उस कंपनी को भी यहाँ क्वालिफाई करेंगे ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग। या एक ही पार्टी को दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी गवर्नमेंट दे सकता है कि आप डेवलप भी करो
और फिर 8-10 साल 15 साल के लिए ऑपरेट एंड मेंटेन भी करो। तो वो थर्ड बिजनेस आ गया, डेवलपिंग एंड एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग। तो एक आदमी या तो सिर्फ डेवलप करेगा, या दूसरा आदमी सिर्फ ऑपरेट एंड मेंटेन करेगा, या तीसरा आदमी जो डेवलप भी करेगा प्लस ऑपरेट एंड मेंटेन भी करेगा। तीनों लोगों को ये सेक्शन अवेलेबल रहेगा, तीनों क्वालिफाई होंगे। ओके, लेकिन कब से बिजनेस स्टार्ट करना है? 1417 के बाद। 1417 के पहले हुआ है तो बिजनेस, फिर अपने को वो सेक्शन लगेगा ATIA। ओके, चैप्टर 6A में बाद में अपन स्टडी करेंगे। वहां नोट करके लिख दो कहीं, बिफोर 1417 अगर स्टार्ट हो गया है देन कवर्ड बाय सेक्शन ATIA। बस इतना लिख के रख दो। बिफोर 1417 अगर ये बिजनेस चालू हुआ है देन यू आर कवर्ड बाय ATIA। ओके, गुड। तो देखो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का डेफिनेशन भी दिया है, व्हाट ऑल यू कैन डेवलप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें रोड्स आते हैं, रोड इंक्लूडिंग टोल रोड्स, ब्रिजेस एंड रेल सिस्टम्स, रेलवे लाइन वगैरह का कंस्ट्रक्शन। देन हाईवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग हाउसिंग और अदर एक्टिविटी बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे अपन देखते हैं शहर में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं, टाउनशिप्स एंड ऑल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आते। तो वो जो बिल्डर लोग हैं उनको यहां डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट बड़े बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट्स निकालता है, जैसे कि नागपुर बॉम्बे अभी हाईवे बन रहा है, दे हैव प्लान्ड सुपर हाईवे, तो ये सुपर हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट जिसको देंगे, जिस कंपनी को, उनको क्या है कि रोड बना करके उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं आता, क्योंकि टोल कलेक्ट करो, अब टोल सालों तक कलेक्ट करोगे तब जाके प्रॉफिट में आता है बिजनेस। सो देयर इज अ हाई जेस्टेशन पीरियड। तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है कि इनको कहता है कि आप हाईवे अगर बनाते हो तो साथ साथ में उनको जगह देंगे फॉर डेवलपिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट। हाउसिंग प्रोजेक्ट का सेलेबिलिटी बहुत आसानी से होता है ना, और उसमें प्रॉफिट भी आता है। तो इसलिए उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग कहते हैं कि हाईवे भी बनाओ, उसके साथ साथ में आप हाउसिंग को भी वहां पे जनरेट करो, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी जनरेट करो। तो वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? हाईवे एंड हाउसिंग आर इंटीग्रल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उस हाउसिंग को भी अपन इंफ्रास्ट्रक्चर मानेंगे। आ रहे समझ में? देन दैट हाउसिंग विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए लिखा है हाईवे इंक्लूडिंग हाउसिंग और अदर प्रोजेक्ट विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट। देन वाटर सप्लाई, शहर में पानी सप्लाई करने का काम, वाटर ट्रीटमेंट, साफ करने का काम, पानी को साफ करने का, इरिगेशन, कैनाल्स वगैरह बना के लोगों को इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाना, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, एंड सीवरेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, शहर का जो कूड़ा निकलता है और जो गटर लाइन वगैरह है उसको मैनेज करना। और आखिरी में है पोर्ट, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड पोर्ट्स और नेविगेशनल चैनल इन द सी, इसको डेवलप करना। तो ये क्या क्या है देखो, पोर्ट, पोर्ट तो सबको समझ में आता, सी पोर्ट, पोर्ट यानी सी पोर्ट, तो बहुत सारे तो ऑलरेडी अपने यहाँ, और आप डेवलप करो। एयरपोर्ट्स, आजकल हर सिटी में एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं बड़े बड़े स्केल पे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज यानी कि अपने कंट्री के अंदर जो रिवर्स वगैरह है, जैसे गंगा है, हुगली रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, जो बड़े बड़े रिवर्स है उनको डेवलप करने का, ताकि उसमें हम ट्रांसपोर्ट के लिए उसको यूज कर सके, तो उसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। यूजिंग द रिवर्स टू ट्रांसपोर्ट दी गुड्स, तो छोटे छोटे शिप्स वहां चल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है उससे। फिर इनलैंड पोर्ट, इनलैंड पोर्ट यानी वही, अभी शिप चलेंगे तो उसके लिए पोर्ट भी चाहिए, तो वो पोर्ट भी डेवलप करो। तो इनलैंड वाटरवेज डेवलप करो, इनलैंड पोर्ट्स डेवलप करो। और नेविगेशनल चैनल इन द सी,
ये नेविगेशनल चैनल जो वर्ड आया था ना, वो राम सेतु के लिए आया था। राम सेतु क्या है कि ये इंडिया है, जो कोस्टल नीचे का एरिया है वो मैं बताता हूँ, है, और यहाँ पे श्रीलंका है। अब होता क्या है कि जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, जिसमें बॉम्बे, कोचीन वगैरह आता है, और इस तरफ में कलकत्ता, विशाखापट्टनम, मद्रास, चेन्नई वगैरह आता है। अब यहां से अगर गुड्स को अपने को ये वाले पार्ट पे लेके जाना है, सो वी हैव टू क्रॉस द होल ऑफ श्रीलंका। पूरे श्रीलंका के बाहर से घूम के फिर इधर आना पड़ता है। तो एक तो टाइम लगता है और फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। टाइम भी ज्यादा लगता है, फ्यूल यानी कॉस्ट भी बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का। अब ये जो अगर अपन जूम करें तो ये इंडिया, रामेश्वरम वगैरह है और यहां श्रीलंका है। तो ये जो एरिया है ना, पथरीला एरिया है, समंदर है लेकिन डेप्थ नहीं है, तो वहां शिप का ट्रैवलिंग जो है, यहां से मूवमेंट, वो डिफिकल्ट है। तो एक बीच में प्लान बना था कांग्रेस के टाइम में, काफी साल पहले, कि ये जो इधर से राम सेतु जिसको बोलते हैं, जिसपे पूरा पथरीला एरिया है, इसको साफ करके यहां से चैनल बनाया जाए ताकि ये शिप यहां से इधर से निकल के इधर पहुंच जाए। तो वो काम बीच में चालू हुआ था, फिर कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, हेरिटेज साइट बोल के, क्योंकि एज पर द हिंदू माइथोलॉजी वहां से जो पूरा ये ब्रिज जो बनाया था ना हनुमान जी ने, आपने देखा होगा रामायण में, तो ये पूरा हनुमान जी ने ब्रिज बनाया था। तो वो बोलते कि भैया ये हिस्टोरिकल है, इसको तोड़ना नहीं। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, एंड लेट्स सी व्हेन इट इज क्लियर्ड। लेकिन आज नहीं तो कल बनेगा, जैसे भी बनेगा, कैसे बनेगा मालूम नहीं मुझे, मगर क्रिएट होगा। तो जो इस पे काम करेगा, ये नेविगेशनल चैनल बनाने में जो काम करेगा, उस कंपनी को यहां पर हम क्या मानेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी। उस फैसिलिटी को क्या मानेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। तो वो आएंगे उसमें फिर। वैसे अगर आपको हिस्ट्री याद है तो दो नेविगेशनल चैनल्स ऐसे बहुत फेमस है वर्ल्ड में। एक वो उधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा कैनाल, ज्योग्राफी में पढ़े थे अपन ने, पनामा कैनाल है। और एक जो यहां पर है अफ्रीका और एशिया, यहां पे स्विस कैनाल, इजिप्ट और इधर सऊदी अरेबिया के बीच में से आता है ना, स्विस कैनाल। थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी मेरे को भी याद है ना। तो ये दो चैनल्स ऑलरेडी है जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, शिप्स कैन मूव। ये तो पूरा अगर आप सोचो कि यूएस के ईस्ट कोस्ट से यूएस के वेस्ट कोस्ट पे अगर शिप को जाना है तो पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके पेरू वेरू क्रॉस करके उधर से जाना पड़ता था पहले, फिर ये पनामा कैनाल बना है। तो अभी क्या है कि नॉर्थ अमेरिका है यहाँ, देखो मेरे ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, और ये नीचे में साउथ है और ये बीच में से ये कैनाल उन्होंने बनाया है, उसको पनामा कैनाल कहते हैं। तो वहां से क्या है कि गुड्स कैन बी, द शिप्स कैन मूव बेसिकली। ड्राइंग में मैं फेल होता था स्कूल में, सो डोंट वरी। अच्छा चलो आगे चलते हैं, अब कुछ उसके पॉइंट्स देखते हैं। तो बिजनेसेस सारे याद रखोगे आप, है ना, 4-5 बार वो लिस्ट पढ़ लेना तो याद रहेंगे। वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि व्हाट आर दी स्पेसिफाइड बिजनेसेस, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक पर्सन है, उसका एग्रीकल्चरल वेयर हाउस का बिजनेस है और उसने ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं, तो उसका निकालो डिडक्शन। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो जब एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि अरे ये बिजनेस तो 35 ईडी वाला है, तो इसके कैपिटल एक्सपेंसेस को अपने को 100% डिडक्शन देने का है। गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर में दिया है कि प्रायर पीरियड के अगर ये एक्सपेंसेस है, प्रायर पीरियड यानी कि बिजनेस कमेंसमेंट के पहले के, इसको प्रायर पीरियड कहते हैं। बिजनेस कमेंसमेंट के पहले के कुछ खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस, तो उसका क्या करेंगे? ऑब्वियसली रहेंगे ना, क्योंकि बिजनेस कमेंस कब होता है? जब प्रोडक्शन कमेंस हुआ या अपना जो भी एक्टिविटी है वो कमेंस हुआ। लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस उसके पहले ही करेंगे अपन, एसेट्स खरीद के लाएंगे, इंस्टॉल होंगे, फिर जब सब इंस्टॉल हो जाएंगे, फैक्ट्री रेडी हो जाएंगी, तब जाके प्रोडक्शन शुरू होगा ना। तो ये प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस जो है
उसको यहाँ लिखा है कि 100% डिडक्शन विल बी अलाउड इन द ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड। तो जिस साल में हमारा बिजनेस कमेंस होगा उस साल में ये पूरा खर्चे का डिडक्शन अपने को 100% दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट एंड कैपिटलाइज इन द बुक्स, बुक्स में कैपिटलाइज करके रखा है, shall be allowed as deduction during the previous year in which the operations commence। कितना डिडक्शन? फुल 100%। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट पोस्ट कमेंसमेंट? पोस्ट कमेंसमेंट यानी बिजनेस चालू हो गया उसके बाद भी एसेट्स तो अपन परचेज करते ही रहेंगे ना कभी, नए नए एसेट्स तो आते ही रहते हैं, तो उसका डिडक्शन कब मिलेगा? जिस साल में आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है। ठीक है, जिस साल में इनकर किया उस साल में अपने को 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक सवाल पूछता हूं आपसे कि यहां पुट टू यूज का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे डेप्रिसिएशन में देखा था एसेट्स मस्ट बी पुट टू यूज, और अगर 180 डेज से ज्यादा है तो क्या, 180 डेज या उससे ज्यादा है तो क्या, और 180 डेज से कम है तो क्या, वो यहां भी लगेगा क्या? नो। तो यहां पुट टू यूज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पुट टू यूज करो मत करो आपको डिडक्शन मिलेगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड के ऊपर, यानी कि एक्विजिशन के ऊपर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब है एक्विजिशन। तो जैसे ही आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा, यानी जैसे ही एसेट परचेज किया डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। फिर अदर कंडीशंस में कुछ पॉइंट्स है। अदर कंडीशन में जो पहले दो पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाता हूं उसका लॉजिक क्या है। ये अपन ने सेक्शन 10A वगैरह में भी देखे थे, 10A 10AA, कि अगर एक बिजनेस नया है, क्योंकि यहां देखो स्टार्टिंग डेट दिए थे ना, 2007 सबसे पुराना डेट है ऑयल वाले का, रिलायंस के लिए ऑयल एंड गैस लाइन डालने का, सप्लाई लाइन। बाकी कुछ 9 वाले हैं, 11 वाले हैं, 14 वाले हैं, एक 17 वाला भी है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला लेटेस्ट। तो उसके कमेंसमेंट डेट्स है। अगर इसके पहले आपने बिजनेस कमेंस कर दिया होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना। तो मान लो कि एक बिजनेस इसके पहले स्टार्ट हो चुका था, प्रिस्क्राइब डेट के पहले स्टार्ट कर दिया था किसी ने, 6 महीने पहले ही कर दिया था। अब 6 महीने के बाद लॉ में अमेंडमेंट आया और कहा कि जो अब चालू करेगा उसको डिडक्शन मिलेगा, और आपने बिल्कुल 6 महीने पहले ही किया है, तो आप तो सर पकड़ के बैठेंगे ना, अरे यार हमने 6 महीने पहले कर दिया तो अपने को डेप्रिसिएशन मिलेगा, वी कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 35D। और जो 6 महीने के बाद करने वाला है उसको डिडक्शन मिलेगा, तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएंगी। तो आप कहेंगे नहीं नहीं अपने को कुछ काम करना पड़ेगा। सो व्हाट यू डू, आप एक काम करो, लेना है ना डिडक्शन, बिजनेस का नाम बदल दो, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दो, और फिर बोलो कि हमारा नया बिजनेस है, और फिर डिडक्शन ले लो। तो ऐसे तो सभी पुराने लोग फिर वैसे ही करेंगे ना, जितने पुराने बिजनेसेस है सब बोलेंगे वी हैव रिकॉन्स्टिट्यूटेड आवर बिजनेस, दिस इज अ न्यू बिजनेस, हेंस वी शुड बी एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन। तो गवर्नमेंट ने कहा नो, यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन। तो क्या लिखा पॉइंट नंबर 1 में देखो, इट इज नॉट सेट अप by splitting up or reconstruction of a business already in existence। आपका पुराना बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस था, 6 महीने पुराना, 10 साल पुराना, जब भी हो, लेकिन पहले से था ना। अब आप उसको अगर रिकंस्टिट्यूट करोगे या स्प्लिट अप भी करोगे, अगर कि कुछ लोग अलग हो गए, हम अलग हो गए, हमने अब बिजनेस को रिकंस्टिट्यूट किया, जैसे पार्टनरशिप फर्म था ब्रोकन अप और अब फैक्ट्री को टेक ओवर किया एक प्रोप्राइटर ने, तो वो कहेगा कि मेरा बिजनेस है। पहले तो फर्म थी लेकिन प्रोप्राइटर तो अभी फॉर्म हुई ना, तो गवर्नमेंट कहेगा नो नो नो, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से बना है ना, इट इज नॉट एन ऑल टुगेदर फ्रेश बिजनेस, इट इज ओल्ड बिजनेस इन न्यू बॉटल, ऐसे बोलते हैं ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। सो दिस इज ओल्ड बिजनेस इन न्यू नेम, तो इसको डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है कि मैं काम करूंगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करूंगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं कहता हूं मेरा बिजनेस मैं तुमको बेच देता हूं,
तो मेरा पुराना बिजनेस है, मैंने तुमको बेच दिया, तुमने इस बिजनेस को पहली बार करना शुरू किया, कब? डेट के बाद, तो तुमको मिल जाएगा क्या डिडक्शन? तो आंसर है नो, तुमको भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये एसेट्स को सबसे पहले से यूज करा है, हाँ, और मैंने जो तुमको एसेट ट्रांसफर किए जिससे तुम्हारा बिजनेस का एग्जिस्टेंस आया वो सब सेकेंड हैंड है, पुराने हैं। तो सेकेंड कंडीशन गवर्नमेंट ने लिखा कि इट इज नॉट सेटअप, कंडीशन है, इट इज नॉट सेटअप बाय ट्रांसफर टू द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस। यानी कि अगर आपका बिजनेस सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लगा करके शुरू हो रहा है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। यू शुड इन्वेस्ट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू यानी कि न्यू, ब्रांड न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड नॉट सेकेंड हैंड। तो अगर मैं बिजनेस आपको बेच दूं तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि मेरे एसेट तुम्हारे पास जाएंगे तो सेकेंड हैंड हो जाएंगे ना, सेकेंड हैंड हो गए तो तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन उसके एक्सेप्शन में 2 पॉइंट आते हैं। इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को हम नया मानते हैं, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी इज कॉल्ड एज न्यू इफ नो वन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन इन इंडिया बिफोर द एसएससी। आपने मान लो कि इंपोर्ट करके लाया, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करके लाया, इंडिया में लगाया, तो वो प्लांट एंड मशीनरी पहली बार इंडिया में आए और किसी भी पर्सन ने इसके पहले इंडिया में डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम किया है ये एसेट्स के ऊपर, तो फिर वो चलेंगी, देन इट इज कंसिडर्ड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी। हालांकि फॉरेन में यूज की होंगी, फॉरेन में डेप्रिसिएशन भी लिया होगा, चलेगा, इंडिया में नहीं लिया ना, और इंडिया में पहली बार आ रही ना, तो उसको नया मानेंगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी। And secondly 20% of total value, तो 20% टोटल वैल्यू सेकेंड वाला है। तो इसमें क्या है कि अब हर चीज नई हो ये तो जरूरत नहीं है ना, थोड़ी बहुत एक 2-4 प्लांट एंड मशीनरी पुरानी लगा दी तो चलेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा चलेगा, लेकिन जितनी पुरानी प्लांट एंड मशीनरी तुम लगाते हो सेकेंड हैंड, उसका वैल्यू टोटल प्लांट एंड मशीनरी जो तुमने इंस्टॉल की है उसका 20% या उससे कम होना चाहिए। यानी 20% कैन बी सेकेंड हैंड, 80% हैज टू बी न्यू, ऐसा मतलब है वैल्यू टर्म्स में, नॉट नंबर टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में 80% ऑफ द टोटल वैल्यू शुड बी न्यू प्लांट एंड मशीनरी एंड 20%, 15%, 17%, 12% ओल्ड है तो चल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन ठीक है, नॉलेज बेस के लिए याद रखो। थर्ड कंडीशन है कि where the assessee builds a hotel of 2 star and above category as classified by the central government and subsequently while continuing to own the hotel transfers the operation thereof to another person, he shall be deemed to be carrying on specified business। अब ये क्या फंडा है, देखो ये होटल्स में क्या होता है कि जो ओनर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ताज, अब ताज ग्रुप ऑफ होटल्स बहुत बड़ा चेन है, इसने एक प्रॉपर्टी खरीदा, कहाँ पे? कोराडी में। कोराडी इज अ बिग टूरिस्ट हब यू कैन से, वैसे नहीं है लेकिन बोलने के लिए, जो जानते हो बहुत हंसेंगे मेरे ऊपर छोटा सा गांव है, लेकिन मान लो कि इट इज अ बिग टूरिस्ट हब कोराडी, और यहाँ पे ताज ने एक पूरी होटल डेवलप की, मल्टी स्टोरी 150 रूम्स का होटल बनाया, बहुत बड़ा, ठीक है। अब क्या होता है कि बीइंग अ स्मॉल प्लेस, ताज को ये रन करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। कैसे कि इसके लिए एम्प्लॉयज लगते हैं बहुत सारे, होटल चलाने के लिए कम से कम 100-200 एम्प्लॉयज तो लगेंगे, मैनेजर्स लगेंगे, स्टाफ लगेगा, और अगर ताज जिस लेवल पे काम करता है उस लेवल की अगर ये एम्प्लॉयज लाएंगे तो उनको उतनी सैलरी भी देनी पड़ेगी, विच विल रिजल्ट इन अ ह्यूज एक्सपेंडिचर। और क्योंकि छोटी जगह है और देखो रूम्स भी कम है,
तो उससे फिर उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है, और फिर ताज का नाम भी रिस्क पे रहता है ना। अगर खराब सर्विस देंगे तो ताज का नाम बदनाम होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्ट तो कर देंगे, पैसा लगा देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, बट दे विल नॉट रन द होटल देमसेल्व्स। वो क्या करेंगे ताज कि ये उसको दे देंगे फॉर रनिंग टू मे बी राज, एक राज ग्रुप ऑफ होटल्स है, तो उनको हैंडओवर कर दिया कि आप ये बिजनेस को रन करो और हमें हमारा कमीशन देते रहो या रॉयल्टी जो भी कहो। सो वी वांट रॉयल्टी अराउंड 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, बाकी आप इसको मैनेज करो। तो इन्वेस्टर कौन है? ताज। ताज ने पैसा लगा दिया, कंस्ट्रक्शन उसने कर दिया, लेकिन अब चलाएगा कौन? राज। तो अब मुझे बताओ कि हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ होटल, हु इज रनिंग द होटल? राज। राज इज डूइंग द बिजनेस ऑफ रनिंग द होटल। कल चल के एक एसेट और लगाने की जरूरत पड़ी, तो एसेट में इन्वेस्ट कौन करेगा? ताज। ताज विल इन्वेस्ट इन न्यू एसेट। तो न्यू एसेट इसी होटल के लिए एक्वायर किया किसने? ताज ने। तो सवाल यह पैदा हुआ कि क्या ताज को इस एसेट में जो खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? विल दे गेट द डिडक्शन? तो सवाल ये पैदा हो कि भाई ये बिजनेस कर रहा है क्या ताज? तो सवाल आएगा नहीं, ये तो किराए से दे दिया है, ही इज नॉट डूइंग बिजनेस। अगर ताज बिजनेस नहीं कर रहा होटल का तो फिर उसको 35 AD लगेगा नहीं, ये सवाल पैदा हुआ। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट, डीमिंग फिक्शन डालना पड़ेगा। तो उन्होंने डीमिंग फिक्शन बनाया कि अगर ताज ने ये प्रॉपर्टी को ओन किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, and they have given it to another person for running an operation, then this person will be deemed to be carrying on this business. So as it is deemed to be carrying on this business, it will be entitled for deduction under 35 AD. तो 35 AD का डिडक्शन इनको भी मिल जाएगा। किसको? ताज को। इवन दो फिजिकली इट इज नॉट रनिंग द बिजनेस, लेकिन लॉ में डीमिंग फिक्शन है कि ताज बिजनेस कर रहा है। आए समझ में? अच्छा, राज ने कोई एसेट खरीदा तो उसको डिडक्शन मिलेगा क्या? एसेट एक्वायर्ड, यस, उसको तो वैसे ही मिल जाएगा क्योंकि वो तो बिजनेस कर ही रहा है। तो ये तो बिजनेस कर ही रहा है तो उसको तो मिल ही जाएगा। ताज बिजनेस नहीं कर रहा है, बट इट विल बी डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड इट विल ऑल्सो गेट द डिडक्शन। हालांकि वो सिर्फ लेसॉर है, मगर उसको भी डिडक्शन मिलेगा। राइट, वेरी गुड। और चौथा का जो कंडीशन है वो रिलायंस के लिए है, वो क्रूड ऑयल सप्लाई लाइन जो डाल रहा है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है देखो। वेयर द बिजनेसेस ऑफ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क, और बाजू में रिलायंस लिख दो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसी का मेन काम है ये, उसी के लिए सेक्शन आया था, ये नहीं ऐड हुआ था इसमें। सच बिजनेस इज ओन्ड बाय इंडियन कंपनी, रिलायंस इंडियन कंपनी है, और बाय अ कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनी, सच यानी इंडियन कंपनीज, कंसोर्टियम यानी ग्रुप, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है तो कभी कभी अकेली कंपनी ना कर पाए उतना, तो ग्रुप बना के भी करते हैं, तो उसको कंसोर्टियम कहते हैं। कंसोर्टियम मींस ग्रुप ऑफ कंपनीज, लेकिन सारे कंपनीज कौन होनी चाहिए? इंडियन कंपनीज होनी चाहिए। और बाय एन अथॉरिटी, अथॉरिटी भी है इसमें, ऑयल बिजनेस है तो इसमें अथॉरिटी है, जैसे गैस की अथॉरिटी गेल करके है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर बोर्ड, इसमें बोर्ड्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, कॉरपोरेशंस, IOCL, HPCL, एस्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट, तो ये सबको भी डिडक्शन मिलेगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वगैरह को। तो कंपनीज भी चलेगी इसमें, और गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज है, बोर्ड्स है, कॉरपोरेशंस है, वो भी आएंगे। सेकेंडली, हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो आपको अगर इस सेक्शन में डिडक्शन चाहिए, आप ये गैस सप्लाई कंपनी हो और आपको डिडक्शन चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा,
किससे? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है उससे, और गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई करने का है. एंड हैज मेड नॉट लेस देन प्रिस्क्राइब परसेंटेज को अंडरलाइन करो, made not less than prescribed percentage of its total pipeline capacity available for use on common carrier basis by any person other than the assessee or associated person. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है इनके ऊपर. ये क्या है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है. कुछ समझ में नहीं आया ना? नहीं आएगा, देखो मैं समझाता हूं आपको. अब ये एक पाइपलाइन है, उसका अपन मुंह देख रहे हैं सामने का पाइपलाइन, यहां से ऑयल या नेचुरल गैस सप्लाई होगा. अब ये डेवलप किसने किया? RIL ने. कहां पे किया? पूरे इंडिया में. इफ दिस इज इंडिया, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री अलग अलग पाइपलाइंस उन्होंने पूरे डाल के रख दिए, पूरा मैश बना दिया कवरिंग होल ऑफ इंडिया. तो ये मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे इस बिजनेस के अंदर, है ना. एंड वंस द कंपनी क्रिएट्स अ मोनोपोली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू कॉम्पीट. दूसरे भी गैस कंपनीज है, बट दे विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स, बिकॉज रिलायंस हैज स्प्रेड इट्स नेटवर्क अक्रॉस इंडिया. तो सब जगह उसी का गैस, उसी का ऑयल सप्लाई होगा, और बाकी कंपनीज डूब भी सकती है ना, और वो मोनोपोली क्रिएट कर लेगा. तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, ये तुम्हारा अगर कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी, इसमें इतने गैलेंस ऑफ ऑयल या ये क्यूसेक्स तुम सप्लाई कर सकते हो, उसको क्यूसेक्स कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर. तो गवर्नमेंट कहेगा कि भैया हमने प्रिस्क्राइब किया है 30%, तो 30% कैपेसिटी और 70% कैपेसिटी, तो ये 70% कैपेसिटी जो है वो असेसी खुद प्लस उसके जो अदर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, उसी ग्रुप के जो कंपनीज है, ये यूज कर सकते हैं. और ये 30% क्या है कि मैंने एग्जांपल में लिया है गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, जो भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, उतना कैपेसिटी तुमको ओपन रखना है फॉर अदर्स. तो अदर्स में कौन? कोई भी IOCL, HPCL जो गवर्नमेंट कंपनीज है, प्लस अदर प्राइवेट कंपनीज जो भी है, उनके लिए तुमको ओपन रखना है उतना कैपेसिटी, यानी वो भी अपना गैस या अपना ऑयल सप्लाई कर सकेंगे. आई समझ. सो दे विल आल्सो बी एबल टू यूज, ऑफ कोर्स दे विल पे रेंट टू रिलायंस, रेंट पे करके उसको यूज कर सकते हैं. नहीं तो क्या होता अगर ऐसा नहीं रखते, तो फिर रिलायंस कहता कि नहीं ये हमारे पाइपलाइन है, हम ही यूज करेंगे, तुम तुम्हारा पाइपलाइन डालो. और जो छोटे मोटे कंपनी है उनके पास इतना पैसा थोड़ी है कि पूरे इंडिया में पाइपलाइन डाले, तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे बेचारा कॉम्पिटिटर. तो इसलिए मोनोपोली क्रिएट ना हो, इसलिए ये कंडीशन डाला है कि गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब अ परसेंटेज कितना वो यहाँ फिक्स नहीं हुआ है, वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे. तो गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब अ परसेंटेज, और उतना कैपेसिटी तुमको ओपन रखना है फॉर अदर्स. अदर्स में कोई भी आ सकता है, फिर वो उनका ओपन रहेगा कैटेगरी. IOCL भी अपना सप्लाई करेगा, HPCL भी करेगा, और बाकी कंपनीज भी करेंगे. सो 30% इज टू बी केप्ट ओपन फॉर अदर्स. है ना इंटरेस्टिंग? तो लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि जिस कंपनी ने उसको डाला है पाइपलाइन को, वो मोनोपोली क्रिएट ना करे. दैट इज द पर्पस. फिर आगे पॉइंट दिया है नो डिडक्शन, इसको नो डबल डिडक्शन भी कहते हैं. तो लिखता है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA जो हमने पहले देखा था, SEZ वाला, लिख दो SEZ. फिर 80IA टू RRB चैप्टर 6A. चैप्टर 6A में कुछ बिजनेसेस को डिडक्शंस है. तो अगर ये कॉमन में आते हैं, मान लो कि जो बिजनेस हमने यहाँ देखे, और वो अगर चैप्टर 6A में भी आते हैं, 80IA, IAB, IBIC, IDIE से लेकर RRB तक में, तो फिर उसको डिसाइड करना है कि या तो उनको डिडक्शन ये सेक्शन में चाहिए या वो सेक्शंस में चाहिए. हालांकि डिफरेंस क्या है कि ये जो हमने देखा अभी 35AD देखा है, देख रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंस का डिडक्शन है. लेकिन ये जो है
10AA या 80IA टू RRB, ये इनकम बेस्ड डिडक्शंस है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं है, इसमें जो इनकम आता है तुमको उसका डिडक्शन है, बट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, लिमिटेड पीरियड, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल, कहीं 7 साल, ऐसे रहता है। 7 साल तक डिडक्शन मिलेगा इनकम बेस, जितनी इनकम आई वो इनकम को माइनस कर दो। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन है ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिट ऑन पीरियड। 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब जब एसेट आएंगे डिडक्शन मिलते रहेंगे। तो अब आपको चॉइस करना है, 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन चाहिए तो फिर इनकम पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनकम पूरा टैक्सेबल होगा। और अगर इनकम के ऊपर डिडक्शन चाहिए तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चॉइस इज योर्स, जो भी क्लेम करना है कर लो। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताओ मेरे को। विल यू गो फॉर 35AD और विल यू गो फॉर चैप्टर 6A या फिर 10AA? क्या डिसाइड किया? वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों के कैलकुलेशन, प्रोजेक्टेड कैलकुलेशंस करके देखो कि विच इज बेनिफिशियल। इसमें क्या है कि लिमिटेड पीरियड की वजह से ये नुकसानदायक दिख रहा है, क्योंकि इसमें 5 साल 10 साल ऐसे ही डिडक्शन मिलता है, फिर उसके बाद पूरी इनकम टैक्सेबल होती है। अच्छा, आप कहोगे सर ये पहले 10 साल इसमें डिडक्शन ले लेते हैं, 11वें साल में अपन वैसे भी इसके बाहर आ गए तो फिर 35AD ले लेंगे, तो यहाँ लिखा है नहीं, ऐसा भी नहीं मिलेगा। अगर आपने चैप्टर 6A या SEZ वाला डिडक्शन ले लिया तो फिर आपको 35AD कभी भी नहीं मिलेगा, फॉर सेम ईयर एंड एनी अदर असेसमेंट ईयर कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये दो बीवियों की तरह है, यानी 2 लड़कियों की तरह है, कोई भी एक को चूज करो। एक को चूज किया तो खत्म, इससे शादी कर लो, उम्र भर इसी के साथ रहो, दूसरी कभी भी नहीं है। तो वंस एंड फॉर ऑल ऐसा है। तुम बोलोगे सर इसको 10 साल बाद डाइवोर्स दिया तो फिर उससे कर सकते क्या शादी? आंसर है नो, नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, लाइफ में कभी भी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ मुझको, ऐसा है। या AD में ले लिया अगर 1 साल, फिर अगले साल बोला नहीं यार वो चैप्टर 6 ही अच्छा था उसमें लेता हूं, तो भी नहीं। एक बार AD में आ गए तो चैप्टर 6 में कभी नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 में चले गए तो AD में कभी नहीं डिडक्शन मिलेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। फिर एक पॉइंट दिया है डबल डिडक्शन। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर सेक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर और अंडर दिस सेक्शन इन एनी अदर प्रीवियस ईयर। यानी उसी एक्सपेंडिचर का 1 साल में डिडक्शन ले लिया, फिर उसी एक्सपेंडिचर अगले साल भी क्लेम करूंगे तो अगले साल भी मिलेगा क्या? अरे नहीं भैया, एक एक्सपेंडिचर का 1 बार डिडक्शन मिलेगा। और दूसरी बात है कि कोई दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन। ऊपर में लिख दो, एनी अदर सेक्शन लिखा है ना, उसके ऊपर लिखो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। यानी अगर आपने 35AD में इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लिया है तो फिर आपको इस एसेट पे डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के अंदर नहीं मिलेगा। इफ यू क्लेम 35AD then you cannot claim under any other section। यह हो सकता है कि हमने कहा कि साइंटिफिक रिसर्च का एसेट है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस का भी है और साइंटिफिक रिसर्च का भी है, तो आप दोनों में लोगे क्या, 35 में भी और 35AD में भी? नो। अगर AD में लिया तो फिर कोई दूसरे सेक्शन में इसका डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, यानी डबल डिडक्शन नहीं ले सकते। आए समझ में? फिर एक पॉइंट दिया है नीचे, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ द एसेट। रिस्ट्रिक्शन ऑन, अंडरलाइन करो अच्छे से चारों तरफ से, यूज ऑफ द एसेट। आगे लिख दो एक पॉइंट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ एसेट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ एसेट। आप ये एसेट को कभी भी बेच सकते हो, 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर कभी बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसेट को कभी बेच सकते हो।
रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? यूज के ऊपर। तो क्या यूज, देखो मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक। असेसी के दो बिजनेस है। असेसी कौन है? मिस्टर गुप्ता। इनके दो बिजनेस है। एक बिजनेस है एलिजिबल अंडर सेक्शन 35 एडी और दूसरा है नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 35 एडी। फॉर एग्जाम्पल कि ये वेयरहाउस का बिजनेस आपका, वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और दूसरा बिजनेस है आपका ट्रेडिंग का, एक ट्रेडिंग का बिजनेस, ट्रेडिंग ऑफ सीमेंट एक्सेट्रा। अब क्या किया तुमने कि एक एसेट खरीदा, एसेट एक्वायर्ड फॉर वेयरहाउसिंग बिजनेस, 30 लाख का वेयरहाउसिंग बिजनेस का एसेट खरीदा, और एक एसेट तुमने खरीदा ट्रेडिंग कंसर्न के लिए 21 लाख। अब क्या होगा बताओ? ये जो एसेट है 30 लाख का, इस पे तो अपने को 35 एडी में डिडक्शन मिलेगा ना, ये एलिजिबल बिजनेस के लिए है तो इस पे मिल जाएगा। तो यस, यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी फुल 100% इज इक्वल टू 30 lakhs। लेकिन ये जो एसेट है इसका डिडक्शन मिलेगा क्या ईडी के अंदर? नहीं, उस पर क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस पे अपन क्लेम करेंगे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 एट प्रिस्क्राइब परसेंटेज जो भी होगा, ठीक है। और यहां क्या मिलेगा? ईडी में डिडक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज बेनिफिशियल, एज आई टोल्ड यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेविंग होता है। अर्लियर द डिडक्शन मोर द टैक्स प्लानिंग, तो प्रेजेंट टैक्स को बचा लेंगे और उसकी वजह से अपने को फायदा हो जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और डिप्रिसिएशन में तो क्या होता है कि नंबर ऑफ इयर्स में जाके टैक्स बचता है, इसमें एक साल में बच जाता है पूरा। अर्लियर द बेटर, है ना रूल। नाउ व्हाट आई विल डू, यहां लूंगा तो डिप्रिसिएशन मिलेगा, यहां लूंगा पूरा मिल जाएगा। चला कुछ दिमाग, बत्ती जली कुछ, क्या करने का है? नहीं जली, कोई बात नहीं, देखो बताता हूं। विल परचेज द एसेट हियर एंड देन धीरे से इस एसेट को दूसरे बिजनेस को दे देंगे कि भैया यूज तुम करो। परचेज इधर किया, बाद में खिसका देंगे साल भर के बाद कि ये बिजनेस के एसेट को अपन ने यहां दे दिया है सिस्टर कंसर्न को, ये अपना ही है ना, बिजनेस तो अपना ही है अपने नाम पे, तो सेल तो होगा नहीं। सेल कब होता है? व्हेन यू सेल इट टू अनदर पर्सन, बट असेसी तो एक ही है, मिस्टर गुप्ता वो तो एक ही रहेंगे, बिजनेस अलग अलग है, असेसी तो एक ही है। सो ही विल जस्ट पुश दिस एसेट टू दिस यूज। तो डिडक्शन ले लिया, फिर एसेट को यहां से शिफ्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब समझ में आ रहा है? ये बिजनेस के लिए जितने भी एसेट्स की मेरे को जरूरत है सब मैं खरीदूंगा किसके नाम से? एलिजिबल के नाम से। आफ्टर टेकिंग फुल डिडक्शन आई विल शिफ्ट द एसेट्स टू दिस कंसर्न फॉर यूज। सिंपल। तो अपने को डिडक्शन भी मिल गया और दूसरे बिजनेस में यूज भी हो गया। ऐसा जब लोगों ने करना चालू किया तो गवर्नमेंट को समझ में आया जबकि लोग ऐसा कर रहे हैं, साल एलिजिबल के नाम से खरीदते हैं, डिडक्शन ले लेते हैं एंड देन दे गिव इट टू अनदर पर्सन नहीं सॉरी अनदर बिजनेस ऑफ द सेम एसेसी फॉर यूज। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार ये तो लफड़ा है, ये तो टैक्स अवॉइडेंस है। तो उन्होंने कानून बनाया। क्या कानून बनाया देखो, समझ लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कानून बनाया कि ये एलिजिबल है, ये नॉन एलिजिबल है। अब मान के चलो कि एक एसेट तुमने परचेज किया, एसेट का वैल्यू है 10 लाख। वो एसेट खरीदा इसके नाम से 2017 में खरीदा, एक्वायर 10 लाख, और 2017-18 के अंदर ही जब अपन ने डिडक्शन ले लिया फुल 10 लाख।
मैटर खत्म हो गया। फिर 2020-21 में मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया फॉर यूज। कब किया? 2020-21 में यहां शिफ्ट किया। अब क्या करना है अपने को, देखो अगर ये यहां चले गया तो फिर इस एसेट का जो डिडक्शन लिया है तुमने वो मिलना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ये तो नॉन एलिजिबल में यूज होने वाला है। सो दिस डिडक्शन शुड नॉट हैव बीन अलाउड। अच्छा, मान लो कि अगर ये यूज पहले से यहीं पर होता, नॉन एलिजिबल के अंदर ही ये परचेज होता और यूज होता, तो हम क्या क्लेम करते? डिप्रिसिएशन क्लेम करते। तो चलो निकालते हैं कि कितना डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो अब ये डीमिंग फिक्शन है। डीमिंग फिक्शन ये है कि मान लो कि ये एसेट यहीं पर एक्वायर हुआ होता 2017 में 10 लाख, और मान लो कि 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है फॉर द टाइम बीइंग, तो अपन ने 17-18 में कितना डिप्रिसिएशन क्लेम किए होते? 1, फिर WDV 9 बचता। फिर 18-19 में कितना क्लेम करते? 0.9, फिर 8.1 बचता। और 19-20 में कितना क्लेम करते अपन? 0.81, तो कितना बचता फिर? 8.1 लेस 10%, 7.29 बचता। करेक्ट? यानी कितना डेप्रिसिएशन तुमको मिलता? 1, 0.9 and 0.81 in 3 years before this year in which the asset is then shifted. टोटल मारो, 1 plus 0.9 plus 0.81 gives me 2.71। तो 3 साल में मिला के मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया होता 2.71, राइट? एंड दिस वुड हैव बीन अ राइटफुल एक्सपेंडिचर। इतना तो मेरे को यहां मिलता, लेकिन यहां कितना मिला है? 10। यहां 10 का डिडक्शन मिल गया है। लेकिन मान लो कि अगर पहले से आपने यहां यूज किया होता तो 2.71 यहां मिलता। तो अब ऐसा मानो कि 10 में से 2.71 तो वैसे भी मिलना था, तो आपने ले लिया। अब जो एडिशनल डिडक्शन यहां लिया है, एडिशनल जो ज्यादा ले लिया है, वो निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 माइनस 2.71, 7.29। 7.29 एक्सेस डिडक्शन। ये जो एक्सेस डिडक्शन है इसको अपन मान लेंगे इनकम ऑफ 2021। एलिजिबल बिजनेस की इनकम में ऐड कर देंगे 7.29। इट विल बी चार्जेबल एज इनकम। इसी को अपन विड्रॉवल ऑफ डिडक्शन भी कहते हैं। ये 7.29 का डिडक्शन विड्रॉ करके उसको इनकम में ऐड कर देंगे, टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। और वही 7.29 फिर यहां ये कंटिन्यू होगा फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। तो यहां ये 7.29 WDV फिर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे और 2021 में फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे 0.729 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, चलते रहेगा। फिर हर साल आपको डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। आ रहा है समझ में? तो ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 100% या फिर डेप्रिसिएशन, इसका रिकंसिलिएशन अपन ने किया, बाकी कुछ नहीं किया। इट इज जस्ट अ सिंपल रिकंसिलिएशन। आ रहा है समझ में? फिर से समझाता हूं। हमने एसेट को एलिजिबल में खरीदा, 100% डिडक्शन ले लिया, 2-3 साल यूज किया, फिर 20-21 में हमने उसको शिफ्ट कर दिया नॉन एलिजिबल बिजनेस के अंदर फॉर यूज। सेल नहीं किया है, शिफ्ट वर्ड में यूज कर रहा हूं, सेल वर्ड में यूज नहीं कर रहा हूं। असेसी सेम है, एसेट का ट्रांसफर नहीं है, सेल नहीं है, सिर्फ शिफ्टिंग है फ्रॉम एलिजिबल टू नॉन एलिजिबल बिजनेस। आ रहा है समझ में? और ऐसा करने से क्या हुआ कि जो 100% डिडक्शन ले लिया था, गवर्नमेंट कहते हैं गलत हो गया। तो गलत कैसे हुआ, कितना हुआ, इसको निकालने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि ये पहले से नॉन एलिजिबल में ही खरीदा गया था, यानी 2017 में। तो अगर ये नॉन एलिजिबल में था तो फिर एक्विजिशन कॉस्ट लो और हर साल का आप उसका डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जितना डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ, यानी ये तो मान लो कि वैसे भी अलाउ होता, अगर मैं पहले से यहाँ लेता तो इतना तो 3 साल में अलाउ हो ही जाता, लेकिन यहाँ 10 अलाउ हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो एक्सेस डिडक्शन कहलाएगा। उसको विड्रॉ करके अपन टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे एलिजिबल बिजनेस की। ये इनकम ऐड हो गया 7.29।
और अब यही 7.29 जो WD बचा है वो आगे यहां कंटिन्यू होगा फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन। हुआ क्लियर? लिख लो अच्छे से। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट बना है ना? समझ में आया? वेरी गुड। तो यही देखो अब वहां थियरी में लिखा है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज में वही लिखा है कि यू कैनॉट शिफ्ट द एसेट टू अ नॉन एलिजिबल बिजनेस विद इन 8 years। 8 साल का रिस्ट्रिक्शन है। 8 साल तक आप उसको शिफ्ट मत करो। 8 साल के बाद करो तो फिर चलता है, फिर ये इधर काम विड्रॉ करना थोड़ा सा बचेगा, वो डिप्रिसिएशन से 8 साल के इतना हो जाएगा कि 100% के ऑलमोस्ट आसपास में आ जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई जाने दो, भाई चिल्लर इधर उधर थोड़ा सा ज्यादा कम, डोंट रिकनसाइल, डोंट डू एनीथिंग, लिव इट। लेकिन 8 साल के अंदर अगर आप करोगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में 3 साल के बाद किया था, चौथे साल में, तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए लिखा है देखो, an asset in respect of which deduction is claimed and allowed under this section shall be used only for specified business for a period of 8 years beginning with the previous year in which such asset is acquired or constructed। ठीक है, 8 साल तक इसी बिजनेस में यूज करने का है। Where such asset is used for a purpose other than specified business during such period, the following amount shall be deemed to be income of the assessee chargeable under the head PGBP of the previous year in which the asset is so used। यानी मैंने एलिजिबल से नॉन एलिजिबल में शिफ्ट किया, यूज किया नॉन एलिजिबल के लिए, तो फिर अपन ये डिफरेंस निकालेंगे, उसको इनकम में ऐड कर देंगे। तो डिफरेंस क्या? डिडक्शन सो क्लेम्ड एंड अलाउड, यानी ये जो 100% डिडक्शन मिला हुआ है 35 AD का, वो लेंगे, जैसे हमने लिया 10, उसमें से लेस करेंगे द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32 एज इफ नो डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वाज अलाउड। यानी अगर 35 AD में ना लेते तो डेप्रिसिएशन मिलता, तो बस डेप्रिसिएशन निकाल लो इतने सालों का, दैट वुड हैव बीन अलाउड। ये नहीं मिलता तो वो मिलता ना, 35 AD नहीं तो 32 मिलता, तो वो डेप्रिसिएशन उतने सालों का निकाल के माइनस करो। तो ये माइनस करके फिर जो बचेगा डिफरेंस, ये माना जाएगा PGBP इनकम। तो वो जो अपन ने निकाला है ना। और एक्सेप्शन में दिया है कि इफ द कंपनी बिकम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड देन इट इज अलाउड टू शिफ्ट। अगर ये सिक हो जाए, सिक कंपनी ने डुबत खाते में, बैंक्रप्सी में आ जाए, तो फिर अपन उसको दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक बात और समझा दूं, वैसे तो पॉइंट्स हो गए सारे, लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, फिर वो इलस्ट्रेशन अपन देखेंगे, और वो है सेल। सेल का पॉइंट आप आके लिख लो, सेल ऑफ 35 AD एसेट। सेल ऑफ 35 AD एसेट में लिख दो, फुल सेल कंसिडरेशन is treated as business income under section 28। याद आ रहा है 28 देखा था अपने फर्स्ट लेक्चर, उसमें आखिरी पॉइंट था सेल ऑफ एसेट ऑन विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD। याद आ रहा है? यस। तो 35 AD एसेट को अगर हम बेचेंगे तो पूरा, चाहे 8 साल के अंदर बेचे, चाहे 8 साल के बाद बेचे, कभी बेचे, एट एनी टाइम यू सेल दिस एसेट, द होल सेल कंसिडरेशन विल बी डीम्ड टू बी बिजनेस इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसमें क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आया भी है पास्ट में। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि 2015-16 में एसेट एक्वायर किया था 25 lakhs, और उसी साल में हमने डिडक्शन क्लेम किया था 35 AD के अंदर फुल 25 lakhs, 100% डिडक्शन वाज अलाउड।
Now in 1718 the asset is sold. रेवेन्यू एसेट था कि कैपिटल एसेट था? कैपिटल एसेट है ना. दीज आर कैपिटल एसेट्स, दिमाग में डालो, दीज आर कैपिटल एसेट्स. ओके, एसेट इज सोल्ड. सेल कंसिडरेशन लेता हूं मैं दो फिगर्स, या तो 14 lakhs या 29 lakhs. या तो 14 या 29. तो अब बताओ कि दोनों ही केस में कितना अमाउंट बिजनेस हेड में चार्ज होना चाहिए और कितना अमाउंट कैपिटल गेन में जाना चाहिए. कैपिटल एसेट है, टेल मी. 14 लाख है, तो 14 लाख आप कहोगे फुल्ली बिजनेस इनकम, एंड कैपिटल गेन कुछ भी नहीं, क्योंकि 14 लाख तो 25 से कम है. 25 का डिडक्शन लिया, 14 लाख रिकवर हो गए, तो 14 लाख को बिजनेस इनकम मान लो, ठीक है. बट व्हाट अबाउट 29 lakhs? अगर 29 लाख सेल कंसिडरेशन है, यानी 25 के भी ऊपर है, तो फिर क्या होगा? फिर 25 लाख को अपन क्या मानेंगे? बिजनेस इनकम. और जो 4 लाख है ये कहां जाएगा? कैपिटल गेन में. करेक्ट? ऐसा आप सोच रहे हैं? बिल्कुल गलत सोच है. अरे अभी तो क्या लिखा अपन ने ऊपर? फुल 29 लाख विल बी चार्जेबल एज बिजनेस इनकम, नथिंग विल गो अंडर द कैपिटल गेन. अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने टर्मिनल डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज वाला फंडा आपको सिखाया था, फिर जो साइंटिफिक रिसर्च एसेट बेच है उसका भी बताया था, ये सब में क्या होता है कि टू द एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन अलाउड इट इज बिजनेस इनकम. क्योंकि उसका लॉजिक मैंने आपको समझाया था कि जो बिजनेस में हमने डिडक्शन क्लेम किया उसका रिकवरी हो गया तो बिजनेस इनकम में आता है ना. डिप्रिसिएशन रिकवर कर लिए तो बैलेंसिंग चार्ज, और उसके ऊपर का जो अगर प्रॉफिट है, कॉस्ट के ऊपर का प्रॉफिट है, तो कैपिटल गेन होना चाहिए. समझाए थे अपन ने, वहां समझे थे. वो लॉजिक यहां पे नहीं लगता. तो ये लॉजिकली ये करेक्ट है 25/4, लेकिन लॉफुली ये गलत है, क्योंकि यहां पर 35AD के लिए जो एसेट है उसको खास उन्होंने कवर किया है 28 में. और 28 में क्या लिखा है? सेल कंसिडरेशन ऑफ एन एसेट on which deduction has been claimed under 35AD will be treated as business income. Section 28 में ये कहीं नहीं लिखा to the extent of deduction allowed. लेकिन बैलेंसिंग चार्ज का सेक्शन कौन सा है? 41(2), उसमें लिखा है कि अगर आप SLM एसेट को बेचते हो तो उसका सेल कंसिडरेशन जो सरप्लस आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी बिजनेस इनकम, बियॉन्ड दैट कैपिटल गेन. वो 41(2) में लिखा है. सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट 41(3) में लिखा है, लेकिन 28 में नहीं लिखा. इसलिए फुल 29 लाख, इवन इफ इट इज बियॉन्ड द कॉस्ट एंड डिडक्शन, 29 देखो 25 से ज्यादा है, फिर भी याद रखो, हाँ, फिर भी पूरा 29 बिजनेस हेड के अंदर ही टैक्स होगा, and not 25(4). So this 29 is logically incorrect but lawfully correct. और जब लॉजिक और लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम किसको फॉलो करते हैं? लॉ को. तो गवर्नमेंट ने बोला फुल सेल कंसिडरेशन को बिजनेस इनकम माना जाएगा. 35AD के पीछे लॉजिक ही वो है ना. एक्चुअली 35AD क्या बोलता है कि कैपिटल को ही आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानो, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू मान लो, फुल डिडक्शन ले लो, तो जब सेल भी होगा तो उसको रेवेन्यू ही मानेंगे. जब एक्सपेंस को रेवेन्यू मान रहे हैं तो सेल को भी रेवेन्यू मानेंगे ना. तो वो लॉजिक है उसके पीछे. तो रहेगा पॉइंट याद? वेरी गुड. फिर वापस आओ, फिर उसके इलस्ट्रेशन दिए है. इलस्ट्रेशन तो बहुत सिंपल होते हैं. देखो, XYZ Limited commence operations of business of new 4-star hotel in Mumbai on 1/4/14. Very good. Prescribed date के बाद है. The company incurred capital expenditure of 50 lakh during the period January 13 to March 17.
एक मिनट, ये थर्ड डेट को कमेंस ऑपरेशंस को 1417 करो, ये कमेंस ऑपरेशंस ऑन 1417। फिर 2013 से 2017 50 लाख का खर्चा हुआ था exclusively for the above business and capitalized in the same in his books of accounts as on 1417। यानी बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का खर्चा 50 लाख, तो 50 लाख क्या हो गया? प्रायर पीरियड एक्सपेंस। तो 50 लाख हो गया प्रायर पीरियड एक्सपेंस। प्रायर पीरियड एक्सपेंस का डिडक्शन कब मिलेगा? इन द फर्स्ट ईयर इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड, यानी कि 1718। तो ये 50 लाख 1718 में अपन डिडक्शन ले लेंगे। Further, during the year 1718, it incurred capital expenditure of 2 crores, out of which 1.5 crores was an acquisition of land exclusively for the above business। 2 में से 1.5 तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो क्वालिफाई कितना होगा? 50 लाख। तो इसमें से भी 50 लाख क्वालिफाई होने वाला है, बाकी 50 तो डिस्क्वालीफाई, क्योंकि बाकी 1.5 डिस्क्वालीफाई बिकॉज दैट इज लैंड। लैंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। Compute the income under the PGBP for the assessment year 1819, assuming that XYZ Limited has fulfilled all the conditions specified for claiming deduction under 35ED. The profits of the business of running this hotel before claiming deduction, before deduction for the assessment year 1819 is 25 lakhs. Assume that the company has also got another existing business of running a 5-star hotel in Coimbatore, which commenced operations 5 years back, profits from which are 120 lakhs in 1890। तो एक दूसरा और अपने पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है होटल का ही, यानी वो भी क्वालिफाइंग में आएगा, और वो उसका बिजनेस इनकम कितना दिया है? 120 लाख्स। तो ये एक होटल है, वो एक होटल है पुरानी। तो पहले अपन ये वाली होटल का इनकम निकालते हैं। तो ये वाली होटल का इनकम देखो ओवरेज निकलेगा, कितना इनकम है? 25 लाख, और डिडक्शन है 50 और 50 1 करोड़, 75 लाख का लॉस दिख रहा है। तो वो 75 लाख का जो लॉस है, वो सवाल ये पैदा होता है कि ये 120 से सेट ऑफ होगा क्या? तो आंसर है यस, क्योंकि ये भी होटल बिजनेस ही है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस ही है। अब यह एक पॉइंट समझा दूं, ये पॉइंट अभी तक मैंने नहीं समझाया आपको, हालांकि आने वाले सेक्शन का पॉइंट है ये, कि ये जो एलिजिबल बिजनेसेस है ना 35ED बिजनेस, क्या देखो अलग से समझा देता हूं। ये सेट ऑफ लॉसेस का चैप्टर अपन आगे स्टडी करेंगे, सेट ऑफ लॉसेस। तो इसके अंदर ऐसा है कि हेड पीजीबीपी हेड है, इसके अंदर एक नॉर्मल बिजनेस आता है, नॉर्मल बिजनेस यानी जो नॉर्मल कंप्यूटेशन में आता है, एक स्पेसिफाइड बिजनेसेस आते हैं ये वाले, अंडर सेक्शन 35ED, जिसमें 35ED का डिडक्शन आप लेते हो तो उसको स्पेसिफाइड बिजनेस कहते हैं। और फिर एक आता है स्पेक्यूलेशन बिजनेस, ये लेक्चर 1 में अपन ने स्टडी किया था, विदाउट डिलीवरी वाला स्पेक्यूलेशन बिजनेस, याद है? गुड। अब अगर ये बिजनेसेस में लॉस आता है तो वो दूसरे बिजनेसेस की इनकम से अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कौन से बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो वो देखते हैं अपन। तो अगर नॉर्मल बिजनेस से लॉस आया है, नॉर्मल बिजनेस यानी जैसे किराने की दुकान, फैक्ट्री, लॉस आ गया है, तो उसका क्या करेंगे? उसको अपन सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम, एनी अदर बिजनेस इनकम। यानी मेरे को नॉर्मल बिजनेस में लॉस है और एक स्पेसिफाइड बिजनेस में प्रॉफिट है, तो क्या मैं नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेसिफाइड से सेट ऑफ कर सकता हूं इनकम से? तो आंसर है यस, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट। नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम और अ नॉर्मल बिजनेस इनकम और इवन अ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। यानी ये तीनों बिजनेसेस से अगर इनकम है और नॉर्मल बिजनेस से लॉस है, तो मैं ये लॉस को वो तीनों में से किसी से भी सेट ऑफ कर सकता हूं, तो एनी अदर बिजनेस। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस है तो उसको आप ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दूसरे से नहीं।
Specified business loss can be set off only from specified business income. And what about speculation business loss? Speculation business loss भी जो है वो set off हो सकता है only from speculation. Specified बोला क्या मैंने? नहीं. Speculation business loss set off हो सकता है only from speculation business income. That's it. And not against any other business income. तो ये 1-to-1 है दोनों में. स्पेसिफाइड बिजनेस में 1-to-1 है, स्पेक्यूलेशन में 1-to-1 है. स्पेसिफाइड बिजनेस, अच्छा स्पेसिफाइड बिजनेस में 14-15 है. तो मेरा का 2-4 स्पेसिफाइड बिजनेस है, एक में लॉस एक में इनकम, तो क्या मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ? यस, वो हो सकता है. मगर स्पेसिफाइड बिजनेसेस की जो कैटेगरी है 14-15 बिजनेस की, उसी के अंदर से एक में लॉस एक में प्रॉफिट है, सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाहर नहीं होगा. आया समझ में? सिमिलरली स्पेक्यूलेशन में, speculation business loss can be set off only from speculation business incomes. तो इसलिए ये वाला अभी वहां क्वेश्चन था कि एक होटल और दूसरा भी होटल, दोनों 2 स्टार के अबाउट, तो दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस में आ गए, तो इसलिए उसके लॉस को अपन सेट ऑफ कर सकते हैं. तो वो देखो आंसर है पूरा उसका. ये 25 लाख की इनकम लिया पहले अपन ने, लिखा तो सब है, आप पढ़ लो उसको. फिर ये प्रायर पीरियड का 50, करंट ईयर का 50, टोटल मिला के 100 लाख का डिडक्शन, तो 75 लाख का लॉस, और वो अपन सेट ऑफ कर देंगे कोयम्बटूर बिजनेस इनकम से होटल की, तो नेट प्रॉफिट बचेगा 45 लाख. सिंपल. फिर और एक इलस्ट्रेशन है, इसमें 3 बिजनेसेस है, 2 स्पेसिफाइड वाले हैं और एक नॉन स्पेसिफाइड वाला है. देखो आप, Mr. A commences operations of the business of setting up a warehousing facility for storage of food grains. Warehousing for storage of food grains, ये स्पेसिफाइड में आएगा क्या? यस, एग्रीकल्चरल. शुगर, ये आएगा क्या? यस, ये भी स्पेसिफाइड में है. एंड एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड में है क्या? नो, एडिबल ऑयल इज नॉट अ स्पेसिफाइड बिजनेस. फूड ग्रेन्स है, शुगर है, ये बताया था मैंने आपको, शरद पवार, लेकिन एडिबल ऑयल नहीं है. अब देखो क्या होता है. अच्छा, सारे बिजनेस चालू हुए 1/4/17 को. वेरी गुड. He incurred capital expenditure of 80 lakhs, 60 lakhs and 50 lakhs respectively on purchase of land and building. मर गए, इसमें land भी है. During the period January 17 to March 17, यानी prior period, exclusively for the above businesses, and capitalize the same in the books of accounts as on 1st April 17. वो तो ठीक है. तो फूड ग्रेन के लिए 80 लाख, 3 वेयर हाउसेज बनाए उसने. फूड ग्रेन के वेयर हाउसेज के लिए 80 लाख, शुगर के वेयर हाउस के लिए 60 लाख, एडिबल ऑयल के वेयर हाउस के लिए 50 लाख. इतना खर्चा किया उसने प्रायर पीरियड में, कमेंसमेंट के पहले. ठीक है, चलेगा. लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है, मर गए. लैंड क्वालिफाई नहीं होता, बिल्डिंग क्वालिफाई होता है. तो अपने को इसमें से निकालना पड़ेगा कि लैंड का कितना, वो हटाना पड़ेगा. सिर्फ बिल्डिंग के खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, और उसमें भी ये दोनों में तो 100% ले लेंगे, लेकिन ये जो है एडिबल ऑयल वाला, इसमें अपने को नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10% से बिल्डिंग के ऊपर लेना पड़ेगा, एंड नॉट 100%, बिकॉज दैट इज नॉन एलिजिबल, है ना. तो करते हैं, चलो आगे देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ लैंड included in the above figures are 50 lakhs, 40 lakhs and 30 lakhs respectively. ये जो 80 है, 80 में 50 क्या है? ये 80 से ये 50 रिलेटेड है. 80 में से ये 50 क्या है? लैंड. तो बिल्डिंग कितना बचेगा? 30. ये 60 में से 40 का लैंड है, तो बिल्डिंग कितने का बचेगा? 20. और ये 50 में से 30 का लैंड है, तो फिर बिल्डिंग कितने का बचेगा? 20. तो ये जो फिगर्स है ये अपन इसमें से माइनस करेंगे, जो बैलेंस है वो बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का डिडक्शन ले लेंगे. पहले 2 में 100%, तीसरे में सिर्फ डिप्रिसिएशन. फर्दर, इन द ईयर 17-18 it incurred capital expenditure of 20, 15 and 10 respectively.
फॉर एक्सटेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का है, तो ये सिर्फ बिल्डिंग का है, तो पूरा पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। परचेज एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेसेस, वेरी गुड। तो ये तो दोनों का फुल ले लेंगे और 10 का डेप्रिसिएशन लेंगे। कंप्यूट द इनकम under the year PGBP for the year assessment year 18-19 and the loss to be carried forward assuming that Mr. A has fulfilled all the conditions under 35 AD. Very good. Profits from the business of setting up a warehousing facility before claiming deduction under this section and 32 yani depreciation for these assessment year so and so is 16 lakh, 14 lakh and 31 lakh respectively. 16, 14, 31 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले अपन ने क्या किया, देखो कि जो एडिबल ऑयल वाला है उसका पहले निकाल लिया अलग से, बिकॉज दैट इज नॉन एलिजिबल। तो उसमें जरा फिगर्स आपको उल्टे करने पड़ेंगे। उसका इनकम कितना है, देखो 31 लैक्स, तो यहाँ ले लो प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस 31 लैक्स, ये 31 इधर आना चाहिए, उसको 31 कर दो। और फिर डेप्रिसिएशन लेंगे अपन 10% ऑफ 30 लैक्स, कैसे, वो 20 प्रायर पीरियड वाला और 10 जो अभी हमने इस साल में खर्चा किया तो 30, और उसका 10% आएगा, तो इसको काट दो, तो ये आना चाहिए 3। बाकी आंसर नीचे करेक्ट है, 31 माइनस 3 इज इक्वल टू 28, तो ये आ गया बिजनेस इनकम। ठीक है, 31 माइनस 3 28 आया, एक्सेलेंट। फिर वो दो ले लो, फूड ग्रेन्स एंड शुगर, उसमें इनकम ले लो 16, 14, टोटल 30। फिर उसमें जो प्रायर पीरियड है वो निकाल लेंगे, वो माइनस कर करके, तो 80 माइनस 50 एंड 60 माइनस 40, तो 30 एंड 20 आ गया। और करंट ईयर का भी ले लो 2015, तो इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 50, 35। अब ये 50 और 35 आप इसमें से माइनस कर दो, तो ये पूरा, अच्छा ये जो एक्सपेंडिचर हुआ, फिर नीचे डिडक्शन भी लिखा है, डिडक्शन भी 100% से उतना ही मिलेगा, 50 और 35। अब ये आप 16 में से माइनस करो, तो 16 माइनस 50 34 का लॉस आ जाएगा, और दूसरे में 14 में से 35 गया तो 21 का लॉस आ जाएगा, टोटल लॉस हो जाएंगे 55। बहुत सिंपल है। सवाल ये पैदा होगा, कैन यू सेट ऑफ दिस लॉस ऑफ 55 अगेंस्ट दैट इनकम, एडिबल ऑयल का जो वेयर हाउस है उसकी इनकम से इसका सेट ऑफ मिलेगा क्या? आंसर है नो, क्योंकि ये लॉस क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस का। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया आपको, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। मान लो कि इसमें एक में लॉस और एक में इनकम आता तो मैं सेट ऑफ कर देता, लेकिन ये दोनों में लॉस है और वो जो इनकम है वो नॉन एलिजिबल में है, तो अपन सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये लॉस को पूरा अपने को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, और वो जो 28 लाख आया वो टैक्सेबल होगा इस साल में। तो वो नीचे नोट में दिया है, देखो अलग अलग पॉइंट से सारे। Since setting up and operating a warehousing facility for storage of edible oil is not a specified business, A is not eligible for deduction under 35 AD in respect of capital expenditure on such business. However, A can claim depreciation at 10%. तो ये तो अपन ने कैलकुलेट किया ही है। Then second point है कि loss from specified business can be set off only against profits from another specified business. Therefore, the loss of 55 lakhs from specified businesses of warehousing for food grains and sugar cannot be set off against the profit of 28 lakhs from the edible oil warehouse, since it is not a specified business. Such loss can, however, be carried forward indefinitely for set off against profits of the same or any other specified business in future years. और इसमें कोई लिमिट नहीं रहता, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस में कोई लिमिट नहीं रहता, इसलिए इंडेफिनिटली लिखा है। बाकी जो बिजनेस लॉसेज है, नॉर्मल बिजनेस लॉस जो होता है वो सिर्फ 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 8 साल में सेट ऑफ करो वरना लैप्स होता है। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और स्पेकुलेशन लॉस में कितना टाइम होता है, 4 साल। ये सब आगे समझ में आएंगे आपको व्हेन यू विल गो टू सेट ऑफ चैप्टर।
ओके, सो दैट वाज 35 AD। सिंपल सेक्शन है। एडवांटेज क्या है इस सेक्शन का? अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी डिडक्शन मिल जाए उतना अच्छा है टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यू सेव ऑन टाइम, वैल्यू ऑफ मनी। ग्रेट।